आम्ही सगळे एकमताने एक संघ आहोत। बड़ा फैसला पार्टी ने लिया है, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन एक ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पार्टी ने अपना, पवार साहब ने अपना उत्तराधिकारी भी इसके जरिए तय कर दिया है सुप्रिया ताई को देखते, और दूसरा परिवारवाद को भी यहाँ बढ़ावा नहीं दिया गया 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर, इसको आप कैसे देखते? परिवारवाद तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल साहब को भी जिम्मेदारी दी गई है और साथ में दूसरे महासचिव जो है उनके ऊपर भी अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है और पार्टी को बढ़ाने के लिए ही ये प्रयास चालू है। अजीत पवार को लेकर जो पूछा जा रहा है कि अजीत पवार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी से क्यों दूर रखा गया, क्या उनके लिए पार्टी ने कुछ और सोचा है या जो उनकी नाराजगी की अजीत पवार महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष नेता है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर, अजीत पवार जी ने ये बोला था कि वो खाली महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, बट यहाँ पर महाराष्ट्र की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रिया सुले जी को दी गई है, तो ये क्या साइडलाइन किया गया, ऐसा देखा जाना चाहिए कि उनके सपोर्टर्स को महाराष्ट्र की सुप्रिया सुले जी को जो जिम्मेदारी दी गई है, साथ में उनको और 2-3 अलग राज्यों की भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रफुल्ल पटेल जी को भी और 2-3 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है और अलग अलग राज्यों में जाके वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए कुछ क्या करने की आवश्यकता है, पार्टी कैसी बढ़नी चाहिए, ये काम उनके ऊपर सौंपा गया है। अजीत पवार और हम जो काम महाराष्ट्र में करते हैं वो महाराष्ट्र में पार्टी बढ़ाने का ही काम हम कर रहे हैं और यहाँ महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी की ताकत बड़ी है, दूसरे राज्यों में कम है और जो जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो अलग अलग राज्यों में जाके पार्टी बढ़ाने का काम करेंगे। पक्ष सांगेल तसंच पक्ष सांगेल किंवा पक्ष ठरवेल तसंच वागायचं असतं असं आता म्हणाला। काही समजा पक्षांचं बंडखोर असं त्या सगळ्यांना इशारा असं समजायचं का? नाही हो, तुम्ही काय दहचा माग करत असता मला काही कळत नाही। असं आहे की त्या राष्ट्रीय स्तरावर कार्यकारी अध्यक्ष झाल्या, म्हणजे त्या राष्ट्रीय स्तरावर आता काम करतायत, त्यामध्ये त्यांना दिलेल्या जबाबदारीत महाराष्ट्र आहे, त्यामुळं या महाराष्ट्राची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे। महाराष्ट्रात काही विशेष गोष्टी करायच्या असतील त्यावेळी त्यांना सुचवणं हे आता माझं कर्तव्य आहे आणि त्याप्रमाणे शेवटी ऑर्गेनायझेशनची हायरार्की असते ती पाळायची असते। सर, सवाल ये है कि हम देखते हैं जब इस्तीफा शरद पवार वापस ले रहे होते हैं उस पंक्ति में भी अजीत दादा दिखाई नहीं देते, अभी भी जब मीटिंग हो रही थी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। वहाँ बैठे थे ना वो, नहीं, बाद में फिर एक मीटिंग, अब मीटिंग खत्म हो गई, सब उठ के चले जाए तो उठना ही चाहिए ना उधर। तो इसमें है अजीत दादा की, आप ये अपेक्षा करते कि सारे उठ गए और अजीत दादा उधर बैठे? नहीं, वो नहीं क्या करें। कमाल करते हैं आप। इसमें अजीत दादा का क्या नाराजगी का सुर नजर आता है क्या, क्योंकि लगातार पूरी पार्टी संगठन में भी जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है अगर आने वाले 2024 के चुनाव। अरे वो महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अच्छी तरह से निभा रहे हैं। कहीं कोई अन्याय नहीं है उसके ऊपर पार्टी संगठन? कैसे अन्याय हो ही नहीं रहा है, और अगर आपको कुछ सवालात और करने हैं डिटेल में तो उनसे जाके पूछिए, वो भी आपको साफ बताएंगे कि हमने सारे पार्टी की एक जैसी विचार, हमने सबने सोच समझ के जो भी करना है करते हैं। पार्टी संघटनेचं सावंतवाडी यांना असं म्हटलेलं आहे की सौरभ पिंपळकर हा भाजपचाच कार्यकर्ता आहे, अमरावतीचा कार्यकर्ता आहे, कुठेही तिनं शरद पवारांना धमकी दिलेली नाही, तर समर्थन करताना जे बावनकुळे पाहायला मिळत. काल पोलिसांच्या तक्रार दाखल केलेली आहे, पोलिसांनी आत्तापर्यंत त्याला हुडकला पाहिजे, अजूनही पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही आणि सत्तारूढ पक्षाच्या अध्यक्षांनी त्याची भलामण करणं हे अतिशय गंभीर आहे। एखाद्यावर व्यक्तिगत अशा गंभीर आरोप झालेले असताना पोलीस हुडकून काढतील ना, पोलीस हुडकून काढतील, पण सत्तेत असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षाने त्यांनी काहीच केलेलं नाही याची भूमिका मांडणं हे अत्यंत गंभीर आहे। पोलिसांच्या कामकाजात हा हस्तक्षेप आहे, पोलिसांच्यावर हा अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न होतोय आणि ज्याचं नाव घेण्यात आलेलं आहे त्या व्यक्ती
पोलिसांचा रोल काय आहे त्या बाबतीत आमच्याकडं योग्य माहिती आहे आणि पोलिसांना आम्ही ती दाखवलेली आहे. पोलिसांनी तात्काळ त्याला अटक करून त्या संबंधातले सगळे जे त्या ग्रुपवर आहेत त्या सगळ्यांच्यावर ॲक्शन घेतली पाहिजे हीच आमची मागणी आहे. आणि अशा पद्धतीने एखाद्याचं गुन्ह्यात नाव आहे त्याच्याविषयी पोलिसांनी काही तपास करण्याच्या आधी सत्तारूढ पक्षाच्या अध्यक्षाने बोलणं म्हणजेच गृहमंत्र्यांनी बोलण्यासारखं आहे. इट इज व्हेरी सिरियस. सर, एक दुसरा मुद्दा आहे की कल्याणमध्ये श्रीकांतचे जे शिंदे गटाचे खासदार आहेत त्यांनी राजीनाम्याची भूमिका घेतलेली. जर समजा भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून अन्याय होईल म्हणजे जी आता लोकसभा निवडणूक जवळ येते त्या तोंडावरतीच भाजप आणि शिंदेमध्ये वादाचे सूर दिसून येतात. नाही, आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि त्यांचा जो पक्ष आहे एकनाथ शिंदे गट शिवसेनेचा सोकळ हा किती स्वाभिमानानं भाजपबरोबर चर्चा करणार याच्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. स्वाभिमान गहाण ठेवून त्यांनी सगळंच सर्वस्व अर्पण केलं तर मग शिवसेना फोडण्याची गरज नव्हती. आणि जर शिवसेना म्हणूनच त्यांना निवडणुका लढवायच्या असतील तर हे 40 आमदार आणि त्यांचे जे काही खासदार त्यांच्याबरोबर मला वाटतं गेलेले आहेत त्या सर्वांना तिकीट मिळवणे हे एकनाथ शिंदे यांचं कर्तव्य ठरतं. तरच महाराष्ट्रातला शिवसैनिक समजेल की एकनाथ शिंदेने शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांसाठी काही रोल प्ले केला. जर सगळीच लोक भाजपच्या चिन्हावर उभी राहिली तर मात्र महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाकरेंनी निर्माण केलेला पक्ष धुळीला मिळवण्याचं पाप एकनाथ शिंदेंच्यावर येऊ शकतं. बघू आता काय होतं. अमित शहा आता नांदेडला आहे का? त्यानंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपचे जे पी नड्डा सुद्धा दौरा करणार आहेत. कुठे वाटतं आव्हान देत आहेत त्यांनी गेल्या काही दिवसापासून अमित शहा आणि जे पी नड्डा यांचे दौरे वाढले. मला हे कळत नाही की आम्ही लोकशाही मानणारे लोक आहोत. जे पी नड्डा भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रात आणि देशातल्या कोणत्याही राज्यात गेलं तर ती त्यांची जबाबदारी आहे त्यांचा पक्ष वाढवण्याची. तसंच अमित शहा देशाचे गृहमंत्री आहेत. त्यांचा पक्ष आहे. त्यांचा पक्ष वाढवण्यासाठी ते सर्व ठिकाणी फिरणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळं ते महाराष्ट्रात कुठल्याही भागात आले तरी आम्हाला चॅलेंज आहे असं आम्ही समजण्याची गरज नाही. आमचा पक्ष आहे. आमची या महाराष्ट्रात जी काही काम करण्याची पद्धत आहे ती दुसऱ्या पक्षाचा अस्तित्व मान्य करून काम करण्याची पद्धत आहे. आम्ही कुठल्या पक्षाचा द्वेष करत नाही. आम्ही कुठल्या पक्षाचा हेट्रेड करत नाही. आम्ही विरोधी पक्षांचं अस्तित्व मान्य करून आमचा पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. सवाल ये कि सर क्या जिस वक्त शरद पवार ने इस्तीफा दिया था उस वक्त कहीं भी पार्टी के साथ कंसेंसस नहीं हुआ था, बातचीत नहीं हुई थी, ये बात सामने आई. जब अब लोग कार्यकारी अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो गई है, क्या पार्टी में इसको लेकर एकमत हुआ था? उसके पहले कोई चर्चा हुई? ये जो आज निर्णय हुआ है वो राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पे बात हुई होगी तो मुझे मालूम नहीं. राष्ट्रीय स्तर पे ही चर्चा हुई होगी और ये पवार साहब का अंतिम अधिकार है वो क्या निर्णय करे. उन्होंने हमारे साथ चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम अपेक्षा भी नहीं करते. उन्होंने किनके साथ चर्चा की वो उनका अधिकार है. उन्होंने जो निर्णय लिया वो उनके अधिकार में निर्णय घोषित किया है और वो राष्ट्रीय स्तर का निर्णय है. हमारे से उसका कोई कंसेंसस लेने की आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती. तो पार्टी का प्रोटोकॉल कामकाज का बदल जाएगा क्योंकि दो कार्यकारी अध्यक्ष पद जो है तो प्रोटोकॉल बदल सकते हैं. इससे पार्टी का प्रोटोकॉल जरूर बदलेगा. उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, देखो पवार साहब अकेले पूरे भारत वर्ष में, भारत देश में सब जगह एक नेता घूम नहीं सकते. आज अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी देने के कारण हमारी पार्टी बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका हमें प्राप्त हुआ है. सर एक सवाल ये है कल जो श्रीकांत शिंदे ने जिस तरह से बयान दिया कल्याण डोंबिवली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया कि शिवसेना का बॉयकॉट करेंगे. अब वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ अगर कोई उम्मीदवार आपके पास है.
तो जो आपको लग रहा है कि गठबंधन मजबूत है, बताया जा रहा था, ये अंदर से मजबूत नहीं दिख रहा, आपको लगता है कि चुनाव से पहले तो भी आएगा? देखो इसमें क्या है कि एकनाथ शिंदे साहब के साथ जो विधायक और संसद सदस्य उनके साथ गए हैं, वो सारे लोगों को एकनाथ शिंदे गुट को जो चिन्ह मिलेगा, जो सिंबल मिलेगा, वो सिंबल के ऊपर उनको टिकट देने की आवश्यकता है। अगर एकनाथ शिंदे के साथ में जो विधायक है या संसद के सदस्य है, वो अगर बीजेपी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ते हैं तो इसका एक मैसेज संदेश महाराष्ट्र में जाएगा कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे साहब ने जो मेहनत से इस राज्य में शिवसेना निर्माण की थी, वो सारी मेहनत के ऊपर पानी फेंका जाएगा। और इसीलिए हम अपेक्षा करते हैं कि एकनाथ शिंदे के गुट के लोग उनके चिन्ह पे, उनके बुलबुते पे खड़े रहे। अब ये जो डिस्प्यूट है, हम देखना चाहते हैं कि कितने स्वाभिमान से एकनाथ शिंदे गुट भाजपा के साथ निगोशिएट करता है और उनको उनके पार्लियामेंट के और विधानसभा के सीटें उनको लेते हैं। अब 40 विधायक गए हैं, लेकिन हम समझते एकनाथ शिंदे साहब की ताकत 80-90 विधायक की है, तो उतने सीट उनको मिलने तो चाहिए। अगर 40 में से 20 को ही टिकट मिले तो ये भी गलत है। नेगोशिएशन की ताकत है उनमें भी, आपका क्या है? नेगोशिएशन की उनमें होगी। भारतीय जनता पक्ष में कल भी एक जगह कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में ताकत मर्यादित है। एकनाथ शिंदे गुट अगर बाजू में रखे और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने को जाए तो मुझे लगता है कि 60 के ऊपर उनके कोई सीट नहीं चुन के आएंगे। सौरभ पिंपळकर का नाम आता है, बीजेपी के कार्यकर्ता प्रताप गुप्ता और एक जोशी का नाम आता है। पार्टी एक और 24 साल पूरे कर रही है। दूसरी इस तरीके से हमले की या जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया की जाहिर होती है, क्या स्टैंड लग रहा है? बीजेपी का नाम सामने आता है, लगता है कार्रवाई हो पाएगी? बीजेपी का वो कार्यकर्ता है, उसके बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो आ चुके हैं और हमने कमिश्नर पुलिस जो मुंबई के हैं उनके वहाँ जाके सारी इन्फॉर्मेशन दी है। हमें ताज्जुब लगता है कि एक दिन होने के बावजूद भी अब तक पुलिस उसको अरेस्ट नहीं की और बीच में ही बयान आया है भाजपा के अध्यक्ष का। मुझे लगता है ये पुलिस डिपार्टमेंट पे प्रेशर निर्माण करने की कोशिश हो रही है। हमने जो कंप्लेंट की है उस हिसाब से उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट की है। होम डिपार्टमेंट अगर नहीं काम करता है तो माननीय मुख्यमंत्री साहब की है कि महाराष्ट्र में इतनी गंभीर तरह से उन्होंने सोशल मीडिया में उनके ओपिनियन व्यक्त किए हैं और एक बहुत बड़े नेता को धमकी दी है। मुझे लगता है कि अन्य पक्षाच्या अंतर्गत